Yes, good morning, all of you. तो हम लोग क्या कर रहे थे, आई ट्रिपल पे आ गए थे, सिंगल प्रिसीजन। तो फर्स्ट हेडिंग लिख लो अब, सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट। ये किसके अंडर आता है? फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के अंडर ही आता है। ये भी एक तरीके का क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ही है। ठीक है ना? ये क्या है? ये भी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ही है, और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर इसको नाम दे दिया गया है सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट। अब पहले हम ये समझते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में क्या प्रॉब्लम थी, जिसके के कारण हमें स्पेसिफिकली सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट लाया गया। और ये कौन कहां से आया था? ये इसको किसने स्टैंडर्डाइज किया है? आई ट्रिपल ई ने, है ना? आई ट्रिपल ई 754 स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं। तो कारण एक तो कल मैंने बता ही दिया था। सबसे मेन कारण क्या था कि अगर हम स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं करेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड अगर कभी भी बात की जाएगी तो अलग अलग आर्किटेक्चर, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी अलग अलग तरीके से आर्किटेक्चर बनाएगी। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि अब वो अगर कोई प्रोग्राम लिख रहा है तो किसी एक सिस्टम पर वो अलग आउटपुट दे सकता है, किसी दूसरे सिस्टम पर वो अलग आउटपुट दे सकता है। हो सकता है कि कहीं पर प्रिसीजन कम हो, कहीं पर प्रिसीजन ज्यादा हो, कहीं पर इंटीजर पार्ट कम हो, कहीं पर इंटीजर पार्ट ज्यादा हो। तो उसके कारण यहाँ पर एक ही प्रोग्राम एक ही सेम वैल्यू के लिए अलग अलग आउटपुट दे सकता है। तो सबसे जरूरी क्या है कि उसको स्टैंडर्डाइज करना, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड अगर कहीं पर भी उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाए तो सेम आउटपुट आए। ठीक है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तो सबसे मेन कारण जो स्टैंडर्डाइज करने का होता है वो यही होता है। सी लैंग्वेज को भी स्टैंडर्डाइज किया गया है आंसीसी के द्वारा। ठीक है? तो हर एक चीज के लिए एक कमिटी है जो कि उसको स्टैंडर्डाइज करती है कि ऑल ओवर वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो अब अगर कभी भी कोई बात करेगा तो किसकी बात करेगा? सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में। तो अगर आज की तारीख में अगर 32 बिट पे अगर कोई भी कंप्यूटर बनेगा तो वो किस पे काम करेगा? सिंगल प्रिसीजन पर। और 64 बिट पर अगर उसको काम करना होगा तो वो क्या करेगा? डबल प्रिसीजन। ठीक है? फिर 128 के लिए एक्सटेंडेड डबल प्रिसीजन, इस तरह से आ जाएगा। तो एक कारण तो ये हो गया। दूसरा दूसरा कारण, एक कुछ चेंजेस इसके अंदर करे गए। क्या चेंज करे गए? जैसे कि अगर हम नॉर्मलाइज करते थे तो नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करते थे? जैसे कि मान लो 0.00101 अगर लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं इसको क्या करना चाह रहा हूं? नॉर्मलाइज करना चाह रहा हूं। तो बताओ नॉर्मलाइज करने पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.101, ठीक है, इंटू 2 रेज टू दी पावर। कितनी बार बिट चेंज हुआ? एक बार, दो बार और एक बार, दो बार, है ना? तो 2 रेज टू दी पावर -2। ठीक है? 2 रेज टू दी पावर -2। ठीक है? अब यहां पर दो बातें हैं। पहली बात तो मैंने ये बताया था ना कि वो ही चीज हम स्टोर करते हैं जो हमें नहीं पता हो। जो चीज हमें पता हो हम उसको स्टोर नहीं करते। जैसे कि बेस मुझे कंप्यूटर का पता है कि वो किस पे काम करने वाला है, बाइनरी पे करने वाला है, तो हम उसका टू स्टोर नहीं करते। तो पहली बात तो हम सिर्फ उन्हीं चीज को स्टोर करते हैं जो हमें नहीं पता। जो हमें ऑलरेडी पता है हम उसको स्टोर करना नहीं चाहते। ठीक है? तो यहां पर अगर मुझे पता है कि पॉइंट के बाद ऑलवेज क्या आना चाहिए? नॉन जीरो आना चाहिए। दो कंडीशन मैंने लिखवाई थी नॉर्मलाइजेशन की। फर्स्ट कंडीशन तो लिखवाई थी कि उसका इंटीजर पार्ट जो होता है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और रेडिक्स के बाद वाला जो होता है वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ये जनरल हो गया किसी भी बेस के लिए। अब अगर हम बाइनरी की बात कर रहे हैं तो बाइनरी में तो जीरो या वन ही होता है। तो अगर मैं नॉन जीरो बोलूंगा तो ऑलवेज क्या आएगा? वन ही आएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे रेडिक्स पॉइंट के बाद ऑलवेज क्या आने वाला है? हमेशा क्या आएगा? वन ही आएगा। तो ये चीज तो हमें पता है। तो अगर ये चीज पता ही है तो इसको भी क्यों स्टोर करना? जो चीज पता है उसको क्यों स्टोर करना? तो यहां पर अब नया रूल क्या ले आए कि अब अगर नॉर्मलाइज करेंगे तो हम वन, ये जो पॉइंट है, पॉइंट को कहां लेके जाएंगे? पहले वन के बाद। पॉइंट को कहां लेके जाएंगे? पहले वन के बाद। तो ऑब्वियसली अब हमारे पास जो 3 बिट, जो चीज हम 3 बिट में स्टोर कर सकते थे अब हम उसको 2 बिट में ही स्टोर कर सकते हैं एक तरीके से, है ना? एक बिट का इंक्रीमेंट हो गया ना, और एक एक बिट का इंक्रीमेंट मतलब कि डबल का फायदा होता है। तो जहां पर हमें 3 बिट लग रहे थे स्टोर करने के लिए मेंटेसा के लिए, अब हम उस मेंटेसा को सिर्फ 2 ही बिट में स्टोर कर सकते हैं। जहां पर 4 बिट लग रहे थे वहां पर 3 बिट लगेंगे, जहां पर 6 बिट लग रहे थे वहां पर 5 बिट लगेंगे। मतलब जहां पर n बिट लग रहे थे वहां पर अब n-1 बिट लगेंगे। तो हमारा प्रिसीजन एक तरीके से बढ़ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि यहां पर एक और प्रॉब्लम है। अगर मान लो मैं जीरो का रिप्रेजेंटेशन बोलूं तो जीरो का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 0.000। ठीक है? नहीं, टू कॉम्प्लीमेंट पे अब हम आ चुके हैं तो यहां पर सिर्फ +0 -0 सेम ही होगा। तो जीरो का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? 0.000। अब मैं बोल रहा हूं कि इसको नॉर्मलाइज करो।
नहीं हो पाएगा ना नॉर्मलाइज, क्योंकि यहां पर क्या नहीं है, 1 नहीं है। तो नॉर्मलाइज करने के लिए सबसे पहले हमें ये क्या रखना पड़ेगा, अगर मैं पुराने वाले नॉर्मलाइजेशन की बात करूं, चाहे अभी पहले वाला जो नॉर्मलाइजेशन था इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ये वाला जो हम लेकर आए थे, है ना, जहां पर हम पॉइंट के बाद क्या था, 1 था। और दूसरा नॉर्मलाइजेशन क्या हो गया, पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा, 0, 2 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो ये भी नॉर्मलाइजेशन है, ये भी नॉर्मलाइजेशन है। इस नॉर्मलाइजेशन को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। और ये कहलाता है इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। एक्सप्लिसिट क्यों बोला गया है, क्योंकि यहां पर 1 को एक्सप्लिसिटली रखना पड़ता है। यहां पर 1 को, पॉइंट के बाद का जो 1 है उसको एक्सप्लिसिटली स्टोर करना पड़ता है। यहां पर हम पॉइंट के बाद का जो 1 था, ये इंटीजर पार्ट, इसको हम स्टोर नहीं करते हैं, बस हमें पता होता है कि यहां पर क्या है, 1 है। तो यहां पर जो 1 है वो इम्प्लिसिटली हमें पता है, हमें खुद से पता है, हम उसको स्टोर नहीं करेंगे। और यहां पर हम 1 को स्टोर कर रहे हैं एक्सप्लिसिटली, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन और इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो दोनों ही नॉर्मलाइजेशन में हमें 1 पता होना जरूरी है। तो अगर मैं 0 की बात करूं जिसका रिप्रेजेंटेशन 0.000 होगा, तो यहां पर कहीं पर भी 1 नहीं आ रहा, तो हम इसको नॉर्मलाइज नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम थी। इसका मतलब कि 0 को रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं था, 0 को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते थे किसमें, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पुराने वाले में। तो सिंगल प्रिसीजन वाले में या डबल प्रिसीजन वाले में क्या किया गया कि इसको एक अलग स्पेशल नंबर बना दिया। इसको क्या बोल दिया कि ये स्पेशल कंडीशन है कि अगर सब में 0 आ जाए तो उसको नॉर्मलाइज नहीं करना, उसको सीधे क्या बोल देना है, 0 बोल देना है। पहली बात। दूसरी बात, पहले वाले के केस में हम प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी और इनवैलिड नंबर को रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका नहीं था। जो पहले जो हमने कल तक पढ़ा था फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, तो प्लस इंफिनिटी को रिप्रेजेंट करना है, माइनस इंफिनिटी को रिप्रेजेंट करना है, या फिर इनवैलिड नंबर को रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए कोई तरीका नहीं था। तो अब यहां पर कुछ पैटर्न्स फिक्स कर दिए, कुछ बाइनरी पैटर्न्स फिक्स कर दिए कि अगर ये पैटर्न दिखेगा तो इसको 0 बोलेंगे, अगर ये पैटर्न दिखेगा तो इसको प्लस इंफिनिटी बोलेंगे, अगर ये पैटर्न दिखेगा तो इसको माइनस इंफिनिटी बोलेंगे, और अगर ये पैटर्न दिखेगा तो उसको इनवैलिड नंबर बोल देंगे। आई बात समझ में, मतलब कि कुछ पैटर्न जो है उसको रिजर्व करके रख लिया कि अब ये पैटर्न किसी नंबर के लिए इस्तेमाल में नहीं किया जाएगा, इनके लिए इनका एक स्पेशल कैटेगरी रख दी है जिसको कि या तो प्लस इंफिनिटी बोलेंगे, या माइनस इंफिनिटी बोलेंगे, या इनवैलिड नंबर बोलेंगे। आ गई बात समझ में। तो यहां पर ये कुछ चेंजेस कर दिए गए थे IEEE के द्वारा। आ गई बात समझ में, नोट कर लो जो करना है। जिसको ये नहीं पता नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो वो कल की क्लास देखो पहले। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग सी लैंग्वेज में वेरिएबल बनाते हैं, फ्लोट एक्स, ये यही होता है। ठीक है, सी, C++, जावा, पाइथन, किसी में भी अगर फ्लोट का वेरिएबल बनाते हो तो वो क्या होता है, कंप्यूटर में कैसे स्टोर होगा, सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट। और अगर हम डबल का वेरिएबल बनाते हैं, डबल का वेरिएबल अगर तुमने बनाया तो वो होता है डबल प्रिसीजन फॉर्मेट, क्योंकि फ्लोट कितने बिट बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है। 4 बाइट इट मींस 32 बिट। तो ये कितने बिट का होता है, 32 बिट का। डबल कितने लेता है, 8 बाइट। 8 बाइट मतलब 64 बिट। और हमने कल पढ़ा था कि डबल प्रिसीजन फॉर्मेट कितना लेता है, 64 बिट। तो अब अगर तुम्हारे पास, अगर तुम इसमें वेरिएबल लिखते हो 3.5, तो वो कंप्यूटर में जाकर क्या स्टोर होगा, वो अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर में वो क्या बाइनरी पैटर्न स्टोर होगा। आई बात समझ में। तो अगर जैसे कि मान लो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि -23.5, ये तुम्हारा नंबर है जो कि मान लो तुमने किसी वेरिएबल में रख दिया है, या ये एक नंबर है। अब ये सिंगल प्रिसीजन अगर हमने इसको लिया है तो कंप्यूटर में ये किस तरीके से स्टोर होगा, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाइनरी में इसको लिखो तो ये हो जाएगा 16 और 16 4, 16 8 नहीं लेना, ठीक है, 4 ले लोगे 20, 2 ले लोगे 22 और 1 23। ठीक है, और पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद 1 आ जाएगा। लेकिन ये नंबर कैसा है,
नेगेटिव का नंबर है, तो इसका क्या लेना पड़ेगा, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर अभी इसको रहने दो, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, इसको पहले क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे। ठीक है, कौन सा वाला नॉर्मलाइज होगा यहां पर, इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। कौन सा नॉर्मलाइजेशन होगा, इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, अब इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन के लिए अब यहां पर हमारा रूल क्या रहेगा कि पॉइंट को कहां तक मूव करके लाना है, पहले वन के बाद। यहां पर अगर दो वन भी होते हैं ना, तब भी क्या होता, पहले वन के बाद में हमें पॉइंट लेकर आना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1.0111 और 4 टाइम्स 1 इंटू 2 रेज टू द पावर, कितनी बार मूव किया, 1 2 3 4, तो पावर में कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस नहीं प्लस का ही 4 आएगा ना। ठीक है ना, सिंपल ऐसे सोच सकते हो कि ये छोटा नंबर है, उसमें पॉजिटिव के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये दो स्टेप समझ में आ गई। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और सेकंड स्टेप उसको नॉर्मलाइज कर देंगे। कौन सा वाला नॉर्मलाइजेशन करेंगे, इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन, मतलब कि 1 के बाद पॉइंट आना चाहिए, 0 के बाद नहीं। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया। अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनते हैं ना, कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा में यहां पर अभी बताते जाऊंगा। अब कल हमने एक चीज और देखी थी, क्या कि अगर हमें कोई नेगेटिव नंबर को अगर स्टोर करना है, जैसे कि पावर में एक्सपोनेंट आ जाएगा। ठीक है ना, 2 की पावर में क्या आ सकता है, पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है और नेगेटिव नंबर भी आ सकता है। तो नेगेटिव नंबर को स्टोर करने के 3 तरीके मैंने बताया था, एक होता है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, दूसरा होता है वंस कॉम्प्लीमेंट, तीसरा होता है टूस कॉम्प्लीमेंट, और एक और अगर हम चाहें तो उसको किसी और रिप्रेजेंटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने उसको कर दिया एक्सेस 64 कर दिया, या फिर एक्सेस 128 कर दिया, मतलब कि उस नंबर में हमने कोई पर्टिकुलर नंबर जोड़कर ऐड स्टोर कर रहे हैं। अगर एक्सेस 64 बोला, मतलब कि जो भी मेरा नंबर होगा उसमें 64 प्लस करके स्टोर करेंगे। जब हम उसको रिट्रीव करेंगे तो उसमें से वापस से क्या कर देंगे, 64 को माइनस कर देंगे। उसका कारण क्या हो सकता है, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। मेन कारण ये अधिकतर यूज किया जाता है कि हमें नेगेटिव नंबर पर नहीं काम करना, तो हम क्या कर देंगे कि नेगेटिव का जितना छोटा नंबर बन सकता है उतना ही हम पॉजिटिव ऐड कर देंगे, तो वो कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। और अगर कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा तो फिर हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो साइन में स्टोर करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट में स्टोर करना है या टूस कॉम्प्लीमेंट में स्टोर करना है। ठीक है, तो कोई भी एक नंबर को ऐड कर देना जिससे कि वो नंबर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। कोई भी नेगेटिव नंबर उसमें एक नंबर को ऐड कर देना इस तरीके से कि वो नंबर रिजल्टेंट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो जो नंबर हम ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं बायस, उसको हम क्या बोलते हैं, बायस। और ये जो तरीका होता है इसको हम बोलते हैं बायसिंग टेक्निक, इसको हम क्या बोलते हैं, बायसिंग टेक्निक। ठीक है, लिख लो। होगा ना, ये अभी ये मैंने नहीं कहा कि नंबर 63 तक आएगी, 63 तक ही आएगा, नंबर कहीं तक भी आ सकता है। देखो एक्सेस 64 मतलब क्या है, एक्सेस 64 मतलब कि जो भी नंबर होगा उसको हम यहाँ पर 64 ऐड करेंगे। यहाँ पर जो हम स्टोर कर रहे हैं वो है। अब ये सिर्फ 64 एक नंबर है जो कि हम इसमें यूज करेंगे प्लस करने के लिए। अब हमारा जो एक्सपोनेंट है जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं वो कितने भी बिट का हो सकता है, वो 8 बिट का भी हो सकता है, वो 10 बिट का भी हो सकता है, वो 12 बिट का भी हो सकता है, डिपेंड कि हमारा क्वेश्चन क्या है। और यहाँ पर ये बायस नहीं है, बायस तो अभी हम डिसाइड करेंगे कि वो क्या है। ये तो एग्जाम्पल दिया 64 तो भी बायस होगा ही नहीं। ठीक है, अभी तो बायस मैं बताऊंगा कि वो क्या होगा और वो क्यों होगा। ठीक है, 0 आएगा, अभी आएगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, आया समझ में। पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव में 0 तो हो ही जाएगा ऑलरेडी, अगर हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो 0 तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहां पर देखें तो सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में मैंने क्या बताया था, सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में मैंने बताया था कि हमारे पास टोटल कितने बिट्स होंगे, टोटल हमारे पास 32 बिट्स होंगे। टोटल हमारे पास कितने बिट्स होंगे, टोटल हमारे पास 32 बिट्स होंगे। और 32 बिट्स में से डिस्ट्रीब्यूशन बोलो कितने कितने का था, पहला बिट कितने किसके लिए हो जाएगा, पहला बिट हमारा हो जाएगा साइन के लिए। ठीक है, साइन मतलब कि ये 0 भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है, डिपेंड कि नंबर जो है वो हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा किसके लिए होगा, दूसरा होगा एक्सपोनेंट के लिए, और एक्सपोनेंट के लिए कितने बिट्स मैंने बोले हैं, 8 बिट बोले हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मेंटिसा हो जाएगा। ठीक है, मेंटिसा हो जाएगा।
23। एक बार देखना मेंटिसा को पहले लिखवाया है या एक्सपोनेंट को। पहले मेंटिसा, नहीं जो पिछली बार अगर कोई पढ़ा होगा उसको बताओ, तो बताओ पिछली बार वाले में सिंगल प्रिसीजन में पहले एक्सपोनेंट ना। ठीक है, तो पहले एक्सपोनेंट आएगा और फिर मेंटिस आएगा। इसी फॉर्मेट में ही लिखना है, ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूं उसी तरीके से लिखना है। ऐसा नहीं करना कि पहले मेंटिसा लिख दिया बाद में एक्सपोनेंट लिख दिया, नहीं, पूरा स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है ना। ये हम जो बात कर रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड है, ऑल ओवर वर्ल्ड अब यही चलेगा, ठीक है। एक्सपोनेंट बाद में पहले ही होगा, मैं चेक कर लेता हूं, पहले ही होगा वो तो। साइन एक्सपोनेंट मेंटिसा यही होता है। साइन एक्सपोनेंट मेंटिसा, ठीक है, यही होता है। तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा, एक्सपोनेंट, और बाद में ही मेंटिसा को लिखना है, ठीक है। अब यहां पर देखो एक्सपोनेंट के लिए हमने कितने बिट लिखे हैं, 8 बिट। तो यहां पर 8 बिट में सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा, पॉजिटिव। अभी हम सिर्फ टूस कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूं, तो टूस कॉम्प्लीमेंट में अगर मैं इसको लिखना चाहूं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर भी किसमें काम करता है, टूस कॉम्प्लीमेंट में काम करता है। तो अगर मैं 8 बिट की अगर मैं रेंज पूछूं तो क्या हो जाएगी, 2 raised to the power 8 माइनस वन पॉजिटिव में, ठीक है। कहां से स्टार्ट होगा, माइनस के, 2 raised to the power 8 - 1, ठीक है। तो ये सबसे छोटा नंबर कितना बन जाएगा, ये माइनस का 2 raised to the power 7, बोलो, -128 टू +127। नंबर्स हमारे कहां से कहां तक बनेंगे, -128 से +127 तक। तो अगर मुझे यहां पर मैं चाह रहा हूं कि नंबर हमेशा क्या बने, पॉजिटिव बने, तो मुझे बायस क्या लेना चाहिए, 128 लेना चाहिए। और अगर मैं 128 अगर बायस लूंगा तो कभी भी मेरा नंबर नेगेटिव में नहीं आएगा। अगर मेरे इसमें 128 माइनस का स्टोर भी हो गया तो 128 प्लस करने पर वो उसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। आ गई बात समझ में। और फिर मैक्सिमम नंबर कितने तक जाएगा, 127 + 128, मैक्सिमम नंबर कितना चला जाएगा, 255। मतलब ये जो रेंज है अब वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 0 to 255, ठीक है। कब, अगर मैं इसमें क्या ऐड करूं, इफ बायस इज इक्वल टू 128, अगर मैं बायस क्या सिलेक्ट करूं, 128। लेकिन सिंगल प्रिसीजन में बायस 128 भी नहीं लेते हैं, 128 भी नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने 128 लिया तो क्या बनेगा, 255, और 255 इट मींस होता है कि उसके सारे बिट्स क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। सारे जो 8 बिट है वो 1 हो जाएंगे, सारे 8 बिट क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो ये जो सारे 1 है इसको रिजर्व करके रखा है किसी और के लिए, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इन सब के लिए रिजर्व करके रखा है, इनवैलिड नंबर के लिए। मैंने कहा ना कि कुछ पैटर्न जो है उसको हम रिजर्व करके रखेंगे, किसके लिए, कि हमें अगर 0 रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए एक अलग पैटर्न स्टोर करके रखेंगे, प्लस इंफिनिटी के लिए अलग, माइनस इंफिनिटी के लिए अलग, इनवैलिड नंबर के लिए अलग। तो कुछ पैटर्न को एलोकेट करके रख दिया है। तो यहां पर एक पैटर्न ये हो गया जिसको कि एलोकेट करके रख दिया है, और 0 वाला पैटर्न। तो यहां पर अब हमारे पास जो रेंज है वो कम हो जाएगी। तो यहां पर अब हम बायस 128 ना लेके क्या लेंगे, यहां पर हम बायस लेंगे 127। और यहां पर जो अब नंबर जनरेट होगा वो हमारा 255 तक पे अगर नहीं होगा, 255 होगा भी तो हम उसको अलग नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कि हमारा यहां पर जो बायस लेंगे वो क्या लेंगे, 127, क्योंकि हम नहीं चाहते क्या बने, 11111 बन जाए, ये हम नहीं चाहते। तो यहां पर जब भी नंबर बनने वाला होगा तो वो उसके लिए बायस हम क्या लेंगे, 127। लेकिन अगर ये सिंगल प्रिसीजन वाला नहीं होता, अगर ये सिंगल प्रिसीजन वाला नहीं होता तो उस केस में हमें बायस क्या लेना पड़ता, 128। आ गई बात समझ में। सेम अगर हम जाएंगे डबल प्रिसीजन वाले में, सेम अगर हम किसमें जाएंगे, डबल प्रिसीजन वाले में, तो वहां पर हमारे पास एक्सपोनेंट के लिए कितने बिट्स हैं, 11 बिट्स हैं। तो वहां पर अगर हमें स्टोर करना होगा तो मैक्सिमम जो मिनिमम नंबर जो हमारे पास जा सकता था वो कितना जा सकता था, माइनस का 1024, ठीक है ना, माइनस का 1024, ठीक है। लेकिन हम वहां पर बायस क्या लेंगे, 1023। तो एक कम लेंगे, आई ट्रिपल ई में जितने भी होंगे उसमें क्या होगा, बायस एक कम होगा। तो मिनिमम तो सीधे पता करना है ना कि आई ट्रिपल ई में बायस क्या लेना है, एक्सपोनेंट जितने भी बिट का बोला जाए। मान लो कि सीधे सीधे अगर तुमको बोल दिया कि एक्सपोनेंट कितने का है, एक्सपोनेंट अगर बोल दिया जाए कितने बिट का है, एन बिट का है, तो सीधे सीधे अगर बोल दो कि बायस नॉर्मली, अगर बिना आई ट्रिपल वाले बिना अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका एक्सपोनेंट, 2 raised to the power n - 1। लेकिन अगर हम आई ट्रिपल के केस में अगर हम बोलेंगे, आई ट्रिपल के केस में बायस कितना हो जाएगा, चाहे वो सिंगल प्रिसीजन बोला जाए चाहे डबल प्रिसीजन बोला जाए, तो वो किसके अंदर आ गया, आई ट्रिपल फॉर्मेट के अंदर ही आ गया। तो वहां पर स्टैंडर्डाइज उसका क्या हो जाएगा, बायस 2 raised to the power n - 1, ये नोट कर लो।
आएगा ना, जीरो भी आएगा, जीरो हमने नहीं रखेंगे ना, जीरो और 111 एक अलग पैटर्न हो गया, इसमें बनेगा लेकिन हम इसको स्टोर नहीं करेंगे, मतलब यहां से हम नहीं सोच सकते कि यहां पर जीरो नहीं बनेगा। जीरो और 111 रिजर्व करके रखा है। क्यों करके रखा है रिजर्व? क्योंकि हमें जीरो को रिप्रेजेंट करना है। अगर जीरो को रिप्रेजेंट करना है तो सारे बिट क्या हो जाएंगे? जीरो, और उसको नॉर्मलाइज कर ही नहीं सकते। तो नॉर्मलाइज करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? वन चाहिए, तो वन मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए हमने यहां पर से दोनों पैटर्न हटा दिए, एक जीरो जीरो वाला पैटर्न भी हटा दिया और वन वन वाला पैटर्न भी आ गया। तो जीरो आएगा लेकिन यहां पर नहीं दिखेगा, वो स्पेशल कैटेगरी में चला गया वो। ये रेंज अभी अभी नहीं निकलेगी, रेंज अभी बाद में निकलेगी, ये रेंज नहीं है। ये अभी हम एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं, हम किसी की बात ही नहीं कर रहे, यहां पर रेंज आएगी नहीं। ये तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं। ये लिख लिया? हाँ, लिख लेने दो पहले सबको। यहां पर ऐड करो 127 में 128 ऐड करो, 127 सबसे बड़ा नंबर है, उसमें 128 ऐड करो, कितना हो गया? कितना हो गया? 255, और 255 का बाइनरी निकालो। ठीक है, अब अगर किसी को यहां पर कुछ भी समझ में ना आए तो तुम्हें तो क्या रट लेना है? तुम्हें तो सीधे रट लेना है कि बायस क्या लेना है। सिंगल प्रिसीजन के केस में, सिंगल प्रिसीजन के केस में तुम्हें बायस क्या ले लेना है? 127। सिंपली ये याद कर लो। अभी जब तक पूरा कहानी नहीं खत्म हो जाती तब तक अभी, है ना, समझ में नहीं आएगा, है ना, जब तक का पूरा समझाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद जब तुम दोबारा से खुद पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। जब तक तुम लोग खुद से नहीं पढ़ोगे क्लियर नहीं होगा, शांत दिमाग से बैठ के एनालाइज करना पड़ेगा उसे। ठीक है, तो अगर सिंगल प्रिसीजन की मैं बात करूं, ये बायस किसके लिए होता है? एक्सपोनेंट के लिए होता है। ठीक है ना, तो एक्सपोनेंट अगर हमारा कितने बिट का था सिंगल प्रिसीजन में? 8 बिट का था, तो यहां पर रख दोगे तो 2 रेस टू दी पावर 8 माइनस वन मतलब कितना हो गया? 2 रेस टू दी पावर 7 माइनस वन, इट मींस 127। और फिर एक्सपोनेंट अगर डबल प्रिसीजन के लिए मैंने कितना लिखवाया था? 11 बिट, तो 2 रेस टू दी पावर 11 माइनस वन, तो 2 रेस टू दी पावर 10 माइनस वन, इट मींस 1024 माइनस वन, 1023। अभी सबसे लास्ट में आएगा वो, सबसे लास्ट में। ठीक है, तो हम यहां पर आ चुके थे। फर्स्ट हमने क्या कर लिया था? फर्स्ट हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया था, सेकंड हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया था। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगी? ऐड बायस, ऐड बायस टू एक्सपोनेंट। ठीक है, तो एक्सपोनेंट में क्या ऐड कर देंगे? बायस ऐड कर देंगे, तो माइनस 1.0 4 टाइम्स 1 इंटू 2 रेस टू दी पावर 4 प्लस 127। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंगल प्रिसीजन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? 127 प्लस 4 131, तो 131 का बाइनरी पैटर्न निकाल दो, निकालो जल्दी से 131 का बाइनरी पैटर्न। ये कितना हो जाएगा पावर में? 131, तो 131 का बाइनरी निकालो।
तो ध्यान दो यहां पर मैंने पहली बिट किसके लिए बताई, साइन के लिए। ये साइन कौन सा वाला होगा, जो हमारे नंबर का साइन है, ठीक है ना। हमारा नंबर कैसा है, हमारा नंबर नेगेटिव है। कैसा है नंबर, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है इसका मतलब देखो दो चीजें हैं, एक तो है हमारा मेंटिसा और दूसरा है हमारा एक्सपोनेंट। यहां पर देखो ये एक है हमारा मेंटिसा और एक्सपोनेंट। तो मेंटिसा भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है और एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट को तो हमने पॉजिटिव बना दिया क्या करके, बायस ऐड करके। तो यहां पर अब हमें एक्सपोनेंट की चिंता नहीं है, एक्सपोनेंट की चिंता नहीं है कि उसको साइन मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट में या टूस कॉम्प्लीमेंट में, तो उसकी साइन की चिंता नहीं है। अब बस सिर्फ किसका साइन बचा, मेंटिसा का। तो जो साइन बिट है वो किसके लिए रखी है, मेंटिसा के लिए, ठीक है ना। साइन बिट किसके लिए रखी है, मेंटिसा के लिए। तो यहां पर ये जो हमने तीन पार्टीशन किए हैं, साइन, एक्सपोनेंट और मेंटिसा, ये जो हमने तीन पार्टीशन किए हैं, तो यहां पर जो साइन आएगा वो किसका आएगा, मेंटिसा का साइन आएगा। तो मेंटिसा हमारा अभी कैसा है, नेगेटिव है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक्सपोनेंट क्या है, 131। एक्सपोनेंट अब हमारा क्या हो चुका है, 131। अब उसको एक्सपोनेंट नहीं बोलेंगे, अब उसको बोलेंगे बायस्ड एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे, बायस्ड एक्सपोनेंट, ठीक है ना। अगर हमसे एक्सपोनेंट पूछा जाता, अगर हमसे एक्सपोनेंट पूछा जाता तो ये हो गया एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हमारा कितना है, 4 है, ठीक है। और ये जो 131 आया है ये हमारा बायस्ड एक्सपोनेंट हो चुका है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट हमारा कितना था, 4, उसमें हमने बायस ऐड कर दिया, तो 131 हमारा क्या हो गया, बायस्ड एक्सपोनेंट। लिख लिया। तो यहां पर हमारा साइन बिट तो क्या आ गया, 1 आ गया, और एक्सपोनेंट हमारा 131 था। 131 का बाइनरी बोलो, ठीक है। और टोटल कितने बिट्स थे, 8 बिट्स ही थे, 8 बिट हो गए। अगर मान लो 8 बिट नहीं होता तो हम स्टार्टिंग में क्या लगा देते, 0 लगा देते, ठीक है। यहां पर अधिकतर जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर कभी पड़ती भी है तो हम 0 कहां पे अपेंड करेंगे, स्टार्टिंग में, क्योंकि ये इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर में हम 0 कहां पे अपेंड करते हैं, स्टार्ट में। और मेंटिसा में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कहां पे अपेंड करेंगे, लास्ट में, ठीक है। मेंटिसा में क्या रखना है, मेंटिसा हमारा क्या है, मेंटिसा हमारा है 0 और 4 टाइम्स 1। मेंटिसा हमारा क्या है, 0 एंड 4 टाइम्स 1। तो यहां पर हम लिख देंगे 0 और 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1। लेकिन मेंटिसा टोटल कितने बिट्स का होता है, 23 बिट्स का होता है। तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां पर जो जगह बचेगी वो लास्ट में 0 आएगा, और यहां पर अगर होता है तो स्टार्टिंग में अपेंड करते हैं, ठीक है ना। यहां पे लिख दो अपेंड 0 एट द बिगिनिंग इफ नीडेड, ठीक है ना। और यहां पर अपेंड 0 एट द एंड इफ नीडेड। क्योंकि इसको हमें कितने बिट का बनाना है, इसको हमें 8 बिट का बनाना है। ये तो हमारा 1 बिट होगा ही, तो टोटल होगा 32 बिट। तो जब कंप्यूटर में स्टोर होगा तो क्या स्टोर होगा, 1 1 1 2 3 4 5 1 1 0 1 2 3 4, और फिर बाद में सारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये स्टोर होगा। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो थोड़ा ना ये बनेगा 23.5 बाइनरी से, ठीक है ना। ये तो इस फॉर्मेट में स्टोर हो गया। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर ऑप्शन में ये नहीं लिख के देगा, वो तो आलसी है। वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। अब हेक्साडेसिमल के लिए कन्वर्ट करने के लिए हमें 4 4 की पेयरिंग करनी पड़ती है। अब इसमें खास बात यह है कि पेयरिंग हमेशा कहां से की जाती है, वैसे आखिरी से की जाती है। पेयरिंग हमेशा कहां से की जाती है, लास्ट से की जाती है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये 32 बिट्स होने वाले हैं, ठीक है। और 32 बिट्स है मतलब 4 का मल्टीपल ही होगा, ठीक है ना। 4 से डिविजिबल ही होगा 32 एक्जैक्टली। तो यहां पर कहीं पर 0 अपेंड करने की जरूरत नहीं। लास्ट से हम इसलिए करते हैं पेयरिंग क्योंकि लास्ट में पॉइंट मानते हैं, ठीक है। 4 4 की पेयरिंग करते हैं ताकि अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे हम 0 अपेंड कर देंगे। लेकिन यहां पर कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये 32 एक्जैक्टली है। तो हम यहां पर स्टार्ट से भी पेयरिंग करें चाहे एंड से पेयरिंग करें, बात एक ही। और मैं स्टार्ट से इसलिए करूंगा क्योंकि 0 आखिरी में कितने हैं वो मुझे अभी नहीं पता, मुझे काउंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग से 4 4 की पेयरिंग कर लूंगा। तो यहां पर 4 बिट, यहां पर 4 बिट, ये 4 बिट, ये 4 बिट, और बाद में तो क्या आने वाला है,
जीरो आने वाला है। तो ये कितना हो गया, 8 और 4 12, 12 मतलब सी। ये कितना हो गया, 1 हो गया। ये कितना हो गया, 8 और 2 10 और 1 11, 11 मतलब बी। 8 और 4 12 मतलब सी। और फिर बाद में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे। क्यों, क्योंकि ये कितने हुए, 4 4 4 4 8 12 और 16, तो बाकी 16 जीरो है। 16 जीरो है, उसको 4 4 में ब्रेक करेंगे तो कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे। मतलब बाद में कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4। तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में होगा 0x तो रिप्रेजेंट करेगा किसको, हेक्साडेसिमल को। C1 B C ट्रिपल 4 टाइम्स 0, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा जो तुम्हें ऑप्शन में मिलेगा। आया समझ में? आगे समझ में? एक और करो, -14.75, इसके लिए करो सिंगल प्रिसीजन में, -14.75। ठीक है, इसमें से जिसको डाउट है वो अभी पूछ लो, इसमें से कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई है। लास्ट में हमने ये जीरो क्यों अपेंड करे, क्योंकि मुझे 23 बिट बनाना है, लास्ट में जीरो अपेंड कर दिया। ठीक है, अब 4 4 की बिट की पेयरिंग करेंगे, क्योंकि आंसर जो दिया रहेगा वो हेक्साडेसिमल में दिया होगा, तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने 4 4 बिट की पेयरिंग करेंगे। और हमें पता है ये टोटल कितने बिट्स होते हैं, टोटल ये 32 बिट होते हैं, 23 8 और 1 32 बिट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब हमने 4 4 बिट की पेयरिंग करी, तो जहां तक में मुझे काम का मिल रहा है, तो वो 4 4 8 4 12 और 4 16 हुए। मुझे कितने बनाना है, 32, मतलब कि बाकी के 16 क्या होंगे, जीरो होंगे। और अगर 16 जीरो होंगे और मैं उसको 4 4 की पेयरिंग करूं, तो 4 4 16, 4 चौक 16। तो यहां पर 4 4 की जब पेयरिंग करेंगे तो हर एक 4 के लिए एक जीरो, फिर दूसरे 4 के लिए एक जीरो, तीसरे 4 के लिए एक जीरो, और चौथे 4 के लिए एक जीरो। इस तरीके से ये हो गया। और वैसे भी सोच सकते हो कितने डिजिट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हेक्साडेसिमल में ये कितने डिजिट्स हैं, 8 डिजिट्स हैं। और हर एक डिजिट 4 बिट के लिए, तो 4 8 32। तो अगर 32 बिट का है तो यहां पर कितने डिजिट्स होंगे हेक्साडेसिमल में, 8। ठीक है ना, तो 4 तो ये थे और बाकी 4 जीरो। और लास्ट में फिर जीरो लगेंगे। अब देखो यहां पर जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है ना, मैं जितने भी ऑनलाइन में डाउट्स देख रहा हूँ और वही डाउट्स यहाँ पर लोगों के दिमाग में भी हो गए, तो जितने भी डाउट्स आ रहे हैं उनकी बातों से समझ में आ रहा है कि अभी उन्होंने सारी क्लासेस अटेंड नहीं करी है। ठीक है ना, जो जो डाउट्स पूछ रहे हो आप लोग, वो सब प्रीवियस क्लासेस में मैंने बता दिया है। ये जो क्लास होती है हिंदी मूवी की तरह नहीं है कि कहीं पर भी आ गए और समझ में आना लगेगा, है ना। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। हिंदी मूवी में तो क्या कहीं पर भी आके देख लो, हीरो हीरोइन, विलन लेके जाएगा हीरोइन को, हीरो आएगा बचा के लेके चले जाएगा, खत्म, है ना। ये नहीं समझ में आएगा, ये हॉलीवुड है। ठीक है ना, यहाँ पर पॉज कर करके सबटाइटल के साथ में देखना पड़ेगा, फिर रिवाइंड भी करना पड़ेगा, और उसके बाद भी हो सकता है कई सारी चीजें समझ में ना आए, पिक्चर खत्म हो जाएगी, पता चलेगा अरे ये तो गलत समझ ली पूरी मूवी, कहानी तो कुछ और ही थी। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है ना, पॉपकॉर्न लेने गए कि बस बाहर। ठीक है, तो यहां पर अब ध्यान से सुनना, जिसको भी जो स्टेप समझ में नहीं आई यहां पर। यहां पर अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, माइनस का 14.75। ठीक है, तो स्टेप 1,
स्टेप वन क्या बोली, क्या कन्वर्ट करना है इसको, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहला सवाल। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको लिखते हैं 8, 8 प्लस 4 नहीं करना, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 प्लस 1 नहीं करना। ठीक है, 8421, तो यहां पर 1 लिखेंगे, यहां पर 1 लिखेंगे, यहां पर 1 लिखेंगे, यहां पर 0, 8421 से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं आता तो और पुरानी वाली क्लासेस देखनी पड़ेगी। और 75 के लिए क्या करना पड़ेगा, 50, 500 और 250, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, 14.75 में। स्टेप वन कंप्लीट। ठीक है, हमने क्या किया, बाइनरी कन्वर्ट किया। कुछ नहीं, अभी दिमाग से बिल्कुल हटा देना, वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट सब हटा देना दिमाग से, डेसिमल से बाइनरी। उसके बाद हमारी सेकंड स्टेप क्या करना पड़ेगा, इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जो हमने कल पढ़ा था वो था एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन बोलता है कि 0 के बाद पॉइंट होना चाहिए, है ना, 0 के बाद पॉइंट, और पॉइंट के बाद क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन क्या कहता है, पहले 1 के बाद पॉइंट होना चाहिए, पहले 1 के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो 1 पॉइंट मेंटिसा पहला, ये कहलाता है क्या, इम्प्लिसिट वाला। ठीक है, और एक्सप्लिसिट वाला क्या बोलता था, 0 पॉइंट मेंटिसा, ये होता था एक्सप्लिसिट। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट वाले में पॉइंट के बाद में मेंटिसा होता है, दोनों में ही पॉइंट के बाद मेंटिसा होता है, लेकिन यहां पर पॉइंट के पहले 1 होता है और यहां पर पॉइंट के पहले 0 होता है। ठीक है, यहां पर एक्सप्लिसिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या आने वाला है, यहां पर 1 आने वाला है, तो यहां पर हम 1 को स्टोर करना पड़ता है एक्सप्लिसिटली। यहां पर पॉइंट के बाद 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहां पर हमें जो पॉइंट के बाद वाला जो 1 था उसको हमने पॉइंट के पहले पहुंचा दिया, तो यहां पर हम इस 1 को स्टोर नहीं करते। यहां पर 1 हमें इंप्लिसिटली पता होता है कि ये 1 है, इसको हम स्टोर नहीं करते। तो इंप्लिसिट में ये 1 स्टोर नहीं होता, इंप्लिसिटली हमें पता होता है कि यहां पर 1 है, और यहां पर हम एक्सप्लिसिटली 1 को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इंप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट, जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो किसके लिए है, सिंगल प्रिसीजन के लिए। तो यहां पर हमें 1 को खुदा के कहां लेकर आना पड़ेगा, पहले 1 के बाद। तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस का 1.11011, और ये क्या हो जाएगा, इंटू 2 रेज टू दी पावर 1 2 3, पावर में आ जाएगा 3। ठीक है, ये मत सोचना कि पावर में हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव भी आ सकता है, अगर पॉइंट इस तरफ मूव करेगा। अगर मैं पॉइंट में नंबर दे दूंगा 0.0075, तो फिर पॉइंट को इस तरफ मूव करना पड़ेगा, तो पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, और मेंटिसा भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। स्टेप नंबर 3, ऐड बायस, बायस को ऐड करना है। ठीक है, तो बायस ऐड कर देंगे तो 1.11011 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 127, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1.11011 इंटू 2 रेज टू द पावर 130। ठीक है, अब बस 130 का क्या निकाल दो, 130 का बाइनरी निकाल दो, निकालो 130 का बाइनरी, क्या आ रहा है। ठीक है, ये हमारा इसका बाइनरी आ गया 1, 5 टाइम्स 0 1 0। ठीक है, यहां तक लिख लो। ठीक है, सिंगल प्रिसीजन बोल दिया जाएगा तो इंप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन ही होगा, एक्सप्लिसिट होगा ही नहीं, चाहे वो बोले चाहे वो ना बोले। स्टैंडर्ड है ये, ऑल ओवर वर्ल्ड यही चलेगा। अब इसको अरेंज कर दो साइन, एक्सपोनेंट और मेंटिसा के ब्लॉक में। ठीक है, और उसको फिर कन्वर्ट कर दो हेक्साडेसिमल में। अब वो डिपेंड करता है कि आंसर किस में दिया है, हेक्साडेसिमल में दिया है तो हेक्साडेसिमल में लिखोगे, ऑक्टल में दिया है तो ऑक्टल में, बाइनरी पैटर्न में दिया तो बाइनरी पैटर्न में। बाइनरी पैटर्न में ऑप्शन मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 32 बिट्स में कौन लिख के देगा वो। ठीक है, चांसेस हेक्साडेसिमल में ही है, हेक्साडेसिमल में ही आंसर देगा वो। ठीक है, तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देंगे साइन, एक्सपोनेंट और मेंटिसा में। नंबर कैसा था, नेगेटिव, तो साइन में आ गया ये। एक्सपोनेंट कितना था, एक्सपोनेंट था हमारा 130, जिसको कि बाइनरी में हमने क्या लिख दिया था 1, 5 टाइम्स 0 और फिर 1 0। कितने हो गए ये, 5 6 7 और 8 बिट, 8 बिट हो गए। अगर 8 बिट नहीं होते तो हम आगे क्या लगा देते, 0 लगा देते। ये 8 बिट ही आएगा, इसमें कभी जरूरत पड़ने नहीं वाली है। और फिर यहां पर आ जाएगा हमारा मेंटिसा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 127 तो हम एड ही उसमें कर रहे हैं, है ना, तो आ ही जाएगा। अगर कभी नहीं आता है, जैसे कि छोटा कोई बहुत नंबर आ जाता है, जैसे कि नेगेटिव में अगर बहुत बड़ा चला गया, चांसेस उसके लिए इसलिए कम होते हैं क्योंकि माइनस में इतना बड़ा पॉइंट शिफ्ट करना ही चांसेस बहुत कम होता है कि हमने माइनस में हमने 50 बिट को शिफ्ट किया। अगर क्वेश्चन में पहले से ही
दे दिया तो बात अलग है, बाइनरी पैटर्न में ही इम्प्लिसिट कन्वर्जन करके दे दिया तो अलग बात है। तो उस केस में तुम्हारा अगर यहाँ पर नंबर छोटा हो जाता है तो 0 स्टार्टिंग में अपेंड करोगे, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। और मेंटिसा हमारा कितना निकला है, मेंटिसा हमारा निकला है 11011, ठीक है, पॉइंट के पहले का 1 स्टोर नहीं करना, ठीक है। तो 11011, अब ये कितने बिट्स हो गए, 5 बिट हो गए, टोटल कितने थे 23 बिट, मतलब बाकी के 18 क्या आ जाएंगे, बाकी के 18 0 आ जाएंगे। ऐसे करके ये क्या हो गया 32 बिट हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, ये हमारी स्टेप 4 हो गई है ना, स्टेप 4 क्या हो गई, अरेंज देम, ठीक है, अरेंज देम। अब बाद में फिफ्थ स्टेप ऑप्शनल रहता है। फिफ्थ स्टेप क्या है, ऑप्शनल है कि कन्वर्ट किस में करना है, जिस रिक्वायर्ड आंसर में, है ना, कन्वर्ट इन रिक्वायर्ड बेस, जिस भी बेस में रिक्वायर्ड है उसमें कन्वर्ट कर दो। तो अगर हेक्साडेसिमल में करना है तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 4-4 बिट की पेयरिंग करेंगे, ये 4 बिट, ये 4 बिट, ये 4 बिट, ये 4 बिट, और बाद में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 क्या हो गए, 8 और 4 12, 12 को हम क्या लिख देंगे सी, ये क्या हो गया 1, और फिर ये क्या हो गया 6, और फिर ये क्या हो गया सी, और फिर लास्ट में 4 0। और क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में है तो इसको लिखने का एक तरीका ये हो सकता है कि मैं बेस में 16 लिख दूं, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं आगे 0x लिखकर C1 6C 0 0 0 इस तरह से लिख दूं। इन दोनों में से किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं, और चाहो तो अगर ऑक्टल में आंसर होगा तो ऑक्टल में भी लिख सकते हैं। हाँ, अगर पॉजिटिव अगर होगा नंबर तो यहां पर साइन बिट क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर हुआ आप? बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था, 3-3 बिट की पेयरिंग, स्पेशल कन्वर्जन याद करो। अगर इतनी चीजें अगर पूछनी पड़ रही है तो पहली दूसरी क्लास मेरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा ना, आगे पार्ट पीछे सा पार्ट। 0.75 को कैसे किया, अरे पुरानी क्लासेस देखो, कन्वर्जन मैं नहीं बताऊंगा अब, नहीं तो राउंड एंड राउंड वहीं घूमता रह जाऊंगा मैं, ठीक है। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन, इसका रिवर्स क्वेश्चन, दिस नंबर इज गिवन इन सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट, फाइंड इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है। अब नया क्वेश्चन क्या आ जाएगा, दिस इज इन सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट, सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट, फाइंड इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में हमें ये गिवन है और बोला गया है कि ये सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में है, बताओ ये कौन से डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रीवियस किसी ने नहीं लिखा, जल्दी से लिखो 30 सेकंड में। ठीक है, बाया साइड हमेशा करना है, चाहे एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे कुछ भी हो, नंबर नेगेटिव हो नंबर पॉजिटिव हो, जो स्टेप बताइए यही की यही रहेगी, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। तो अब जस्ट इसकी रिवर्स प्रोसेस चलेगा, ठीक है ना। अब इसका क्या चलेगा रिवर्स, हमने बाइनरी से हेक्साडेसिमल में किया था, तो अब हेक्साडेसिमल से कहां जाएंगे पहले बाइनरी में, ठीक है। तो सेम इसकी रिवर्स स्टेप चलेगी। क्वेश्चन क्या था, C1 C6 और फिर क्या था, C1 के बाद में C था कि नहीं था, C1 6C, ठीक है। अब यहां पर इसको क्या करना पड़ेगा बाइनरी में, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1 1 0 0, ये क्या हो गया 0 0 0 1, ये क्या हो गया 0 1 1 0, और ये क्या हो गया 1 1 0 0, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा सारा, इस तरह से सारा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसमें सेपरेट करना है साइन को, एक्सपोनेंट को और मेंटिसा को। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, इसको अब अलग अलग करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि पहला वाला क्या होता है, पहला वाला साइन को बताता है। उसके बाद के 8 बिट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये किसको बता रहे हैं, एक्सपोनेंट को, और बाकी के ये सब किसको बता रहे हैं,
मेंटिसा को। तो हमने इनको अलग अलग कर दिया, ठीक है। और फिर इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, डेसिमल में। इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, डेसिमल में। तो ये एक्सपोनेंट है क्या, एक्सपोनेंट है हमारा 1, 5 टाइम्स 0 1 0, जो कि बाइनरी में। इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 130, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या हो गई, स्टेप 1 हो गई कि इसको हमने क्या कन्वर्ट किया, बाइनरी में। स्टेप 2 क्या हो गई, फाइंड या फिर कन्वर्ट, कन्वर्ट एक्सपोनेंट टू डेसिमल। एक्सपोनेंट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में। जो जो करते आ रहे थे जस्ट उसकी रिवर्स प्रोसेस कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। और फिर स्टेप 3 वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला लगा दो, -1 की पावर s 1 पॉइंट मेंटिसा इंटू 2 रेज टू द पावर एक्सपोनेंट माइनस बायस, ठीक है। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला हो गया, वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा। वहां पर हमने बायस को ऐड करके स्टोर किया था, अब पावर में जब लगाएंगे तो बायस को वापस से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एट 4 2 1 से ही होगा सब कुछ कन्वर्जन। देखो अभी क्या तुम्हारा डाउट है वो तो अभी मेरे को समझ में नहीं आया। देखो अब क्या करेंगे, सिंपली अब वैल्यू निकालनी है, तो -1 की पावर साइन, साइन बिट क्या है हमारा 1, तो यहां पर आ गया 1, ठीक है। 1 पॉइंट मेंटिसा, मेंटिसा हमारा क्या है 1 1 0 1 1, और बाकी तो सारे 0 0 हैं, उसको लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेंटिसा में क्या आएगा 1 1 0 1 1, तो यहां पे लिख दो 1 1 0 1 1 इंटू 2 रेज टू द पावर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट हमारा कितना निकला 130, और उसमें से माइनस करना है बायस, बायस हमारा कितना है 127, -1 की पावर 1 क्या होता है, माइनस ही होता है। तो -1.11011 इंटू 2 रेज टू दी पावर कितना आ गया 3 आ गया। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे मतलब पॉइंट 3 बार शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर माइनस का 1110 3 बार पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया 0.11, ये बाइनरी में आ गया। इसको कन्वर्ट कर दो डेसिमल में, तो -8 और 4 12 और 2 14 14 हो गया पॉइंट, ये हो गया 500 और ये 250, ये कितना हो गया 75। तो ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड नंबर, इसी को ये हम कन्वर्ट किया था हमने। क्लियर हुआ। ये -1 की पावर s है, साइन 5 नहीं लिखा, वो 5 अलग लिखता हूं मैं, 5 मैं इस तरह से लिखता हूं, मेरा लिखने का तरीका बिल्कुल साफ है। ये तुम लोग की तरह ऐसा नहीं है, ऐसा लिख दिया ये s मान लो इसको चाहे 5 मान लो इसको, है ना, ये दोनों नॉट इक्वल है। हम्म कौन सा s, ये साइन है, ये s मतलब साइन, साइन बिट। बाइनरी में काम कर रहे हैं तो 2 आएगा, डेसिमल में काम करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, और यहां पर भी एक तरीके से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमें बता दे रही है कि नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव बता दे रहा है ना। अब शॉर्ट में एक बार देख लो, जहां पर जिसको भी ना समझ में आया हो, पूरी कहानी एक बार सुन लो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये सिंगल प्रिसीजन हम पढ़ रहे थे, ठीक है। सिंगल प्रिसीजन में हमने क्या देखा, सिंगल प्रिसीजन में हमने क्या देखा कि पहली बात तो ये फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ही है जो हमने कल पढ़ा था। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से किसी भी एक नंबर को हम
अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। रीजन क्या था? फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में हमारा पॉइंट फिक्स था, तो या तो हमें कुर्बानी देनी पड़ रही थी इंटीजर की या तो फिर फ्रैक्शन की। लेकिन हम चाह रहे थे कि किसी को भी बलिदान ना देना पड़े, है ना, हम दोनों में से किसी को भी छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो यहां पर क्या तरीका निकाला गया? फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की पॉइंट को ही हम शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो पॉइंट को शिफ्ट करने के कारण हमने इंटीजर को क्या कर दिया? जीरो कर दिया। अब इंटीजर को स्टोर करने की टेंशन खत्म। अब हमें किसको स्टोर करना है? सिर्फ एक्सपोनेंट को और मेंटिसा को। ठीक है, अब एक्सपोनेंट और मेंटिसा दोनों ही पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन में गिवन होगा सिर्फ और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन अगर आता है तो, जो कि आएगा नहीं। लेकिन फिर भी वर्स्ट केस में कहीं से कहीं पर भी अगर कोई भी पूछ ले किसी भी कोने से, तो भी हमें पता है। ठीक है, अगर वो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन बोलता है कहीं पर भी आई ट्रिपल या सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट का जिक्र नहीं करता है, तो वो ये बताएगा कि हमारे पास कितने बिट्स हैं, मेंटिसा के लिए कितने बिट हैं, एक्सपोनेंट के लिए कितने बिट हैं। वो ये भी बताएगा कि पहले तुम्हें साइन लिखना है, एक्सपोनेंट लिखना है, मेंटिसा लिखना है, या पहले मेंटिसा लिखना है, एक्सपोनेंट लिखना है। सब वो बताएगा क्वेश्चन में। उसका क्वेश्चन ही इतना बड़ा होगा। ठीक है, वो ये भी बताएगा कि मेंटिसा को साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में स्टोर करना है या वंस कॉम्प्लीमेंट में या टूस कॉम्प्लीमेंट में, और एक्सपोनेंट को भी किस में स्टोर करना है। चांसेस हाई है किसके? मेंटिसा साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में ही स्टोर होगा। ठीक है, एक्सपोनेंट के लिए हो सकता है कुछ अलग हो, साइन मैग्नीट्यूड भी हो सकता है या फिर टूस कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, चांसेस सबसे ज्यादा हाई किसके? साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में स्टोर करने के। फिर प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहां पर नॉर्मलाइज करना पड़ रहा है। नॉर्मलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 0 पॉइंट के बाद में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 2-3 प्रॉब्लम्स है यहां पर 0 पॉइंट मेंटिसा के नॉर्मलाइजेशन में। जब हम 0 पॉइंट एम का नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, तो यहां पर दो प्रॉब्लम्स क्या है? पहली बात तो पॉइंट के बाद 1 आना चाहिए। ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन में 1 की तो जरूरत है ही। जब तक 1 नहीं होगा तब तक हम ये पता नहीं कर सकते कि यहां पर पॉइंट कहां पर लगेगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइज करने के लिए हमें 1 चाहिए है, पॉइंट के बाद या तो 1 होगा। ठीक है, नॉर्मल पुराने वाले नॉर्मलाइजेशन में। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और है कि हमें पॉइंट के बाद 1 है, ये तो हमेशा पता ही है। और जो चीज हमें पता है उसको क्यों रखना, उसको क्यों स्टोर करना? ठीक है ना, जो सवाल हमें आता है उसको बार बार क्यों सॉल्व करना? ठीक है, तो पॉइंट के बाद हमें पता है कि क्या आएगा? 1 ही है। तो पॉइंट के बाद जब 1 ही है तो उसको स्टोर नहीं करना, ताकि हमारा बिट और हम ज्यादा यूज कर सके। तो फिर क्या डिसाइड किया गया कि 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 1 के बाद पॉइंट, और इस 1 को स्टोर नहीं करेंगे। तो 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, मतलब कि इस पॉइंट के बाद 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। यहां पर तो पॉइंट के बाद हमेशा क्या आता था? 1 आता था। लेकिन यहां पर पॉइंट के बाद अब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, क्योंकि पहला 1 जो था उसको हमने पहले लग दिया। तो अब हम इसको स्टोर नहीं करेंगे। तो इसको जब हम बोलते थे एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये होता है। पहले के टाइम पे जो भी चीज होती थी वो बाय डिफॉल्ट, पहले क्या था? ये था। तो जब नॉर्मलाइजेशन बोला गया तो बाय डिफॉल्ट क्या होता था? एक्सप्लिसिट होता था। सिंगल प्रिसीजन जब आया, मतलब आई ट्रिपल ने जब स्टैंडर्ड निकाला, तो सिंगल प्रिसीजन का क्वेश्चन आएगा चाहे डबल प्रिसीजन का क्वेश्चन आएगा, अगर आई ट्रिपल लिखा है इसका मतलब कि हमें कौन सा वाला लेना है? इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन, 1 पॉइंट मेंटिसा। ठीक है, तो जब यहां पर नॉर्मलाइजेशन करने की बात आएगी तो 1 पॉइंट मेंटिसा हमें करना होगा। ठीक है, अब बात आती है मेंटिसा पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए पहली बिट रख दी साइन। पहली बिट क्या रख दी? साइन, जिससे कि हमें यह पता चल जाएगा कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव हो। और एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए बायस ऐड कर दिया 127। 127 क्यों ऐड किया? क्योंकि एक्सपोनेंट कितने बिट का है हमारे पास? एक्सपोनेंट है हमारे पास 8 बिट का। ठीक है, एक्सपोनेंट हमारे पास कितने बिट का है? 8 बिट का है। 8 बिट का सबसे छोटा नंबर जो हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट में बन सकता है वो बन सकता है -127 से 128 से लेकर +127 तक। तो सबसे छोटा क्या बन सकता है? 128। तो 128 हम बायस लेते ताकि हमारा नंबर क्या हो जाता? सारा का सारा पॉजिटिव हो जाता। अगर -128 भी आता तो वो 0 चला जाता, इस तरह से सारा हो जाता। लेकिन कुछ पैटर्न्स को हमें रिजर्व करके रखना है, जैसे कि 0 को रिजर्व करके रखना है, 1 को रिजर्व करके रखना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं 0 को रिप्रेजेंट करने की बात करता हूं तो उसका पैटर्न क्या हो जाएगा? 0.0000। और अगर मैंने इसको नॉर्मलाइज करने के लिए बोला तो ये नॉर्मलाइज कर ही नहीं पाओगे इसको, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? 1 नहीं है। तो 1 नहीं है तो नॉर्मलाइज कैसे करोगे? ये भी एक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में ड्रॉबैक था। प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी या इनवैलिड नंबर के लिए भी रिप्रेजेंट करने के लिए कोई तरीका नहीं था। तो कुछ बिट्स को हमने रख दिया अलग से। कौन से? 000 वाले और 111 वाले, उसको रिजर्व करके रख लिया कि ये एक स्पेशल कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो जो हमारा 0 रहेगा वो भी स्पेशल कैटेगरी में आएगा। प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और इनवैलिड नंबर, ये सब कुछ हमारा कहां आएगा? स्पेशल कैटेगरी में आएगा। ठीक है, हाँ, 111 एक्सपोनेंट में जो रहेगा वो स्पेशल कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो अब 11, तो इसका मतलब पहले हमारी रेंज क्या बन रही थी? जो हमारे जो नंबर्स बनते हैं एक्सपोनेंट में वो क्या बनते हैं? 0 से लेकर 255 तक। 255 मतलब सारे बिट्स क्या होंगे? 111, और 0 मतलब सारे बिट्स क्या होंगे? 000। ठीक है, लेकिन अब यहां पर हमने 255 को हटा दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर अब हम 255 नहीं बनाएंगे, 111 हमने रिजर्व करके रख लिया है। तो इसका मतलब कि अब हमारे पास जो नेगेटिव में जाएगा वो कितना जाएगा? माइनस का 127, और उसके लिए हमें क्या चाहिएगा? बायस 128, 127। ठीक है, तो यहां पर हम बायस क्या यूज करेंगे? 127। किसी को नहीं समझ में आता रट ले, सिंगल प्रिसीजन में बायस कितना लेना है? 127 लेना है। ठीक है, तो यहां पर
ठीक है, तो यहां पर अब जब हम एक्सपोनेंट को स्टोर करेंगे तो बायस्ड करके पहले जो होगा वो एक्सपोनेंट होगा, उसमें हम 127 को ऐड कर देंगे, तो जो हमारे पास आएगा वो बायस्ड एक्सपोनेंट आएगा। ये जो टेक्निक कहलाती है वो बाइसिंग टेक्निक कहलाती है। ठीक है, तो अब जब भी हमें नंबर को स्टोर करना है तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसको इम्प्लिसिट नॉर्मलाइज करेंगे। ठीक है, इम्प्लिसिट नॉर्मलाइज मतलब 1 के बाद क्या आएगा, पॉइंट आएगा, और थर्ड स्टेप होगी कि हम उसमें बायस ऐड करेंगे किसमें, एक्सपोनेंट में। ठीक है, अब ये तो ऑलरेडी बाइनरी में है, अभी बाइनरी में कौन नहीं है, ये नहीं, एक्सपोनेंट नहीं, तो इसका क्या निकाल देंगे, बाइनरी निकाल देंगे। और इसका बाइनरी निकालने के बाद इसको अरेंज कर देंगे किसमें, साइन एक्सपोनेंट मेंटिसा। पहले साइन ही आएगा, बाद में एक्सपोनेंट ही आएगा, बाद में मेंटिसा। सिंगल प्रिसिजन डबल प्रिसिजन में फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। अगर कुछ ना भी बोला जाए तो भी हमें पता है, अगर उसने लिखकर दे दिया है कहानी पूरे पेपर में तो भी हमें पढ़कर टाइम बर्बाद नहीं करना है, वही रहेगा। ठीक है, कोई इसमें चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। एक्सपोनेंट 8 ही बिट रहेगा, मेंटिसा 23 ही बिट रहेगा। पहले एक्सपोनेंट ही रहेगा, बाद में मेंटिसा ही रहेगा सिंगल प्रिसिजन के केस में। तो साइन किसका रहेगा, ये मेंटिसा का। मेंटिसा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अगर पॉजिटिव होगा तो 0 और नेगेटिव होगा तो 1। फिर रखेंगे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जो अभी हमारा 131 था, 131 का बाइनरी पैटर्न 8 बिट में लिखना है। अगर 8 बिट में नहीं आता है तो स्टार्टिंग में 0 लगा देना है। और बाकी मेंटिसा में क्या रखना है, पॉइंट के बाद का नंबर। पॉइंट के बाद हमारा क्या है, 0 4 टाइम्स 1, तो यहां पर हम लिख देंगे 0 4 टाइम्स 1, और बाद में पीछे क्या लगा देंगे, 0। यहां पर हम लास्ट में 0 लगाते हैं, यहां पर हम स्टार्ट में 0 लगाते हैं। और उसके बाद हमारा आंसर ये आ चुका है। जिसमें भी कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 4-4 बिट की पेयरिंग कर लो। स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं और एंड से भी, क्यों, क्योंकि ये टोटल 32 बिट ही है, तो इसमें चाहे तुम एंड से करो चाहे स्टार्ट से करो, कहीं पर भी 0 पॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा, इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कुछ नहीं? ठीक है, अब फिर हमें वही एक और एग्जांपल जैसे कि करवाया है, अब इसी का रिवर्स करने के लिए करा था हमने। ठीक है, कि दूसरा सवाल क्या हो सकता है कि हमें ये हेक्साडेसिमल में दे दिया और ये बोल दिया किसमें है, ये सिंगल प्रिसिजन फॉर्मेट में, इसका नंबर बताओ कौन सा है। तो फिर जो काम हमने किया है उसका जस्ट क्या कर देंगे, रिवर्स। पहले इसको बाइनरी निकाल देंगे, बाइनरी निकालने के बाद हम इसका साइन एक्सपोनेंट और मेंटिसा अलग अलग करेंगे। पहली बिट साइन है, अगली 8 बिट एक्सपोनेंट है, और बाकी की 23 बिट क्या है, मेंटिसा है। ठीक है, ये एक्सपोनेंट को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, डेसिमल में, और इसमें से क्या घटा देंगे, बायस घटा देंगे। अब चाहे तो तुम फॉर्मूला यूज करो, चाहे फॉर्मूला नहीं भी यूज करो, बात एक ही, तुम्हें पता है कि डायरेक्ट तुम यहां पर भी लिख सकते हो, डायरेक्ट इस स्टेप पर भी तुम आ सकते हो। ठीक है ना, तुम्हें पता है कि नंबर कैसा है, नेगेटिव है, तो आगे क्या लगा दिया, माइनस। और हमें पता है ये कौन सा है, 1 पॉइंट मेंटिसा, तो 1 पॉइंट, और ये जो पूरा मेंटिसा के बिट्स हैं उसको यहां लिख लोगे। अब लास्ट के 0 तो किसी काम के नहीं है, सिर्फ क्या काम का है, 1 1 0 1 1। तो मेंटिसा में 1 के बाद पॉइंट के बाद क्या लिख दिया, 1 1 0 1 1। और यहां पर ये हमारा कितना था, 130 था, इसमें से 127 घटा दिया तो बचा कितना, 127, तो मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। अब इस 2 को क्यों नहीं स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता था ना कि किसमें है, कंप्यूटर किस पे काम करता है, बाइनरी पे। 2 का क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये कंप्यूटर काम कर रहा है और वो सिर्फ बाइनरी पे काम करता है। अगर ये डेसिमल में होता तो हम क्या लिखते, 10। 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम बाइनरी पे काम कर रहे हैं, तो 2 की पावर 3। अब यहां पर जैसे कि हम डेसिमल में 10 का मल्टीप्लाई करके पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करके क्या होगा, पॉइंट शिफ्ट होगा, तो कितनी बार शिफ्ट होगा, 3 बार, 1 2 3, और फिर उसके बाद उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है, इस तरीके से कंप्यूटर पूरा काम करता है। जब हम बोलते हैं कि नंबर ये लो, कंप्यूटर में स्टोर करेगा, फिर हम बोलेंगे नंबर को प्रिंट करो, वो ये प्रिंट कर देगा। आई बात समझ में? अब डबल प्रिसीजन में जब सवाल आएगा, एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं आएगा। क्या मैंने समझाया, यही तो मैं समझा रहा हूं, एक्सपोनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव आया तो हम उसमें क्या जोड़ रहे हैं, 127 जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, यहां पर अगर नंबर नेगेटिव आ गया तो हम नेगेटिव नंबर स्टोर ही नहीं करेंगे, हम इसमें क्या प्लस कर देंगे, 127। तो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, और नेगेटिव नहीं आएगा तो हमें परेशान नहीं होना कि ये 1s कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होगा या 2s कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, क्लियर। और डबल प्रिसीजन में अगर क्वेश्चन आया, कुछ नहीं करना, पूरा स्टेप सब कुछ यही है, नो चेंज। सिर्फ चेंज कहां होगा, 2 जगह पर। एक तो बायस जो हम प्लस कर रहे हैं वो 127 ना प्लस करके क्या प्लस करेंगे, 1023, और फॉर्मूला में जब माइनस करेंगे तो भी क्या घटाएंगे, 1023, पहला चेंज। और दूसरा चेंज, यहां पर हमारे पास एक्सपोनेंट हो जाएगा 11 बिट का और मेंटिसा हो जाएगा 52 बिट का, बस यही चेंज है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। हमारा जो आंसर यहां पर 8 डिजिट में आ रहा था वो कितने डिजिट का हो जाएगा, 16 डिजिट का, क्योंकि 64 बिट हो जाएंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज है। ठीक है, चांसेस सिंगल प्रिसीजन में ही क्वेश्चन आने के लिए ज्यादा है, ताकि
क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके रखा जा सके। ठीक है, डबल प्रिसीजन में वो सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है कि बायस कितना होगा, एक्सपोनेंट कितने बिट का होगा, मैंटिस का कितने बिट का होगा, और अगर दे भी दिया तो भी कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ वही स्टेप है, बस चेंज क्या होगा, बायस चेंज हो जाएगा और जो हमारा फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है सबको? अब इसका स्पेशल कैटेगरी वाला जो चार्ट है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, और इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह भी हम करेंगे। देखो पहली बात तो यहां पर किसी को भी ये घबराने की जरूरत नहीं है। सी मतलब कौन सा वाला सी बोल रहे हो? एक तो सी लैंग्वेज का सी होता है, और यहां पर जो सी है वो 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो पहली बात, अब यहां पर जो अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन की परेशान मत हो, अभी मेरा टारगेट है अभी सिलेबस खत्म करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन में करवाऊंगा, और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और पेपर जब कल तुम लोग का अभी सैटरडे है ना, पेपर है, और अभी कल क्लास है। ठीक है, तो अभी तुम लोग को क्लास के लिए जो शीट मिल रही है वो सॉल्व करना रहेगा। ठीक है ना, कौन सा डीपीटी वगैरह है जो भी रहेगा, लिमिट की क्लास है ना, लिमिट खत्म हो गया, लिमिट है ना। ठीक है, उसको पैरेलली सॉल्व करते चलो। और पेपर हैंडलिंग में जैसे कि एक बात ध्यान रखो, जब कल संडे है ना, तो पेपर जब देते हो तो पहली बात तो ध्यान रखो कि तुम लोग जब सॉल्व करने बैठते हो तो अलग अलग तरीके से सॉल्व होते हैं पेपर। अगर हम लोग नॉर्मल पेपर कर रहे हैं, जो हमारे पास हार्ड कॉपी आती है, इसको हैंडल करने का तरीका अलग होता है, और ऑनलाइन में हैंडल करने का तरीका अलग होता है। जब हमारे पास ये ऑफलाइन पेपर आता है, जब हमारे पास हार्ड कॉपी आती है, तब हमारे पास सॉल्व करने के लिए अप्रोच अलग होती है। वहां पर हमें पहले क्या करना पड़ता है, पूरे पेपर को देखना पड़ता है कि उसमें कैसे सवाल आए हैं, पेपर का नेचर क्या है, उसमें से कौन से क्वेश्चन हमें याद है जो डायरेक्ट टिक कर दिया। ये टाइम हमारे पास रहता है। ठीक है, ये स्कोप रहता है जिसको कि स्कैनिंग राउंड बोलते हैं, जीरो राउंड बोलते हैं। लेकिन जब हम ऑनलाइन पेपर देते हैं तो हमारे पास ये स्कोप खत्म हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन के टाइम पर एक ही क्वेश्चन दिखने वाला है, तो वहां पर तुम नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए देखना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जीरो राउंड एक तरीके से होगा ही नहीं। जीरो राउंड और फर्स्ट राउंड जो है वो कंबाइंड होकर चलेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि अब हमें फर्स्ट राउंड और जीरो राउंड को कंबाइन करके चलना है। तो जब पहले मैंने तुम लोग को उस दिन भी बोला था कि सिलेक्शन उसी का होगा जो लास्ट के 15 मिनट कम से कम बचा के चलेगा। आधे घंटे बचाने की कोशिश करना है, लेकिन कम से कम 15 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट तो मिनिमम बचाना ही है। अगर टॉपर वही होता है जो लास्ट के 15 मिनट बचा लेता है। ठीक है, आसान पेपर में नहीं, टफ पेपर में भी, जो मैनेज नहीं किया जा सकता पेपर, उसमें भी। आसान पेपर में तो निकाल लोगे टाइम, लेकिन कठिन पेपर में भी, जितना भी कठिन पेपर आ जाए, फिर भी 15 मिनट जिसने बचा लिए वही रैंक दे पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जब लास्ट के 15 मिनट बचेगा तो फिर वो डिसाइड कर पाएगा कि अब कहां से नंबर को निकालना है, अब ऐसा कौन सा पोर्शन है जो करना बाकी है, क्योंकि अब तो उसको पेपर समझ में आया है। घर पे आकर सवाल थोड़ा ना करने हैं हमें, घर पर आकर सवाल करने होते तो कोई बात ही नहीं है। घर पे आकर तो सबसे सवाल हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं देखा, अरे यार ये क्लिक नहीं किया, ऐसे बन सकता था। लेकिन वही सब चीजें उधर हो जानी चाहिए, और वो कब होगी? जब हमें पेपर पता चल चुका होगा कि पेपर है क्या, फिर हमारे पास सोचने का टाइम होना चाहिए, और फिर उसको हम सॉल्व करें जो क्वेश्चन हमसे नहीं बने, या फिर हमने जल्दबाजी में छोड़ दिए थे और हमें लग रहा था कि टफ है और बड़ा सोच के हमने पढ़ा नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा हमें दिख रहा था, तो हमने उसको सिंबल ऐसे ऐसे खतरनाक से दिख रहे थे तो हमने उसको पढ़ा नहीं और उसको छोड़ दिया, और फिर बाद में जब पढ़ा तो पता चला रही तो बहुत सवाल ईजी था। तो वो चीजें एग्जामिनेशन हॉल में हो जानी चाहिए, और वो तभी होगा जब हमारे पास टाइम बचेगा। लास्ट का 15 मिनट कम से कम बचाना पड़ेगा, तब जाके वो यूज कर पाएंगे। और 15 मिनट बचाने के लिए हमें मेंटली आधे घंटे के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमें लास्ट का आधा घंटा बचाना है। तो कोशिश ये करनी है कि फर्स्ट राउंड जो है वो आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर खत्म करने की कोशिश की जाए। तो पूरे 50 सवाल हमें आधे घंटे में देख लेने हैं। इसका मतलब यह है कि आधे घंटे में हमसे जो जो बन जाता है ओरली वो भी करना है, और विद इन 1 मिनट, 1 मिनट से कम में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस को करना है, उन 50 क्वेश्चन को। ये मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूं। तो जब हम मैथ्स से बाहर निकलेंगे आधे घंटे के बाद, फिर हमारे पास स्कोप होगा कि अब हमें उन क्वेश्चंस को करना है जो हमने अटेम्प्ट नहीं किए। अब डिपेंड करता है कि किसकी क्या स्ट्रेटेजी होती है। वो अब दोबारा से मैथ्स को दोबारा से सॉल्व कर सकता है, या फिर रीजनिंग कंप्यूटर निपटाने के बाद सॉल्व कर सकता है। वो स्ट्रेटेजी अब तुम्हें डिसाइड करनी पड़ेगी कि तुम्हारे लिए कौन सा कन्वीनियंट है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा मैथ्स वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी का वीक होगा मैथ्स, तो फिर वो उसको कहां जाना अच्छा रहेगा? रीजनिंग या कंप्यूटर पे जाना अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर वो यहां पर टाइम बर्बाद करेगा तो वो टाइम को लॉस कर जाएगा। ठीक है, जिसका मैथ्स अच्छा है उसको लग रहा है कि नहीं अभी मैं मैथ्स में नंबर निकाल सकता हूं मैं, तो उसको ये मैथ्स दोबारा से करना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि मैथ्स का वेटेज ज्यादा है। अगर वेटेज ज्यादा नहीं होता तो मैं बोलता कि ठीक है आगे बढ़ो, क्योंकि आगे भी सवाल मिलेंगे आसान आसान और उसका भी वेटेज वही है, लेकिन यहां पर वेटेज मैथ्स का ज्यादा है। इसलिए डिपेंड करता है कि मैथ्स हमारा कैसा है। अगर हमारा मैथ्स ठीक ठाक है, दोबारा से अगर हमें लग रहा है कि नहीं अभी और 10 क्वेश्चन निकल सकते हैं बहुत आसानी से, तो हम दोबारा से मैथ्स कर लेंगे। और नहीं तो फिर पहले रीजनिंग और कंप्यूटर तो कोशिश करना है कि या तो पहले बार में ही, जिनका अगर कंप्यूटर स्ट्रांग हो जाता है, हो जाना चाहिए मुझे लगता है, तो पहले ही कर लो। लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि कंप्यूटर का पोर्शन कैसा आता है, तुमसे बनता है कि नहीं बनता है। जैसे कि लास्ट ईयर में क्या हो गया कि कंप्यूटर पहले किया, क्वेश्चन ऐसे दिखे तो उनको लगने लगा कि अरे तो कैसे होगा सॉल्व। लेकिन पहली बात तो ये मेंटली प्रिपेयर रहो कि अगर तुम लोगों से कंप्यूटर नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, जितने बच्चे एमसीए का एग्जाम देने वाले होंगे, ठीक है, किसी से नहीं बनेगा, क्योंकि जितना तुम लोग को पढ़ाया जाएगा उसके बाद में क्या ही बचेगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो बाकियों को क्या समझ में आएगा? वो तो खुद बेचारे टीचर भी यहीं से पढ़ पढ़ के पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो
वो सब चीजें नहीं कर हो पाएंगी डिटेल में। तो बात समझ में आ जानी चाहिए कि मेंटली तो प्रेशर लेना ही नहीं है, सारा काम दिमाग का है। दिमाग में अगर प्रेशर आया तो वहां से सब चला जाएगा, ठीक है ना। अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो क्या बताया मैंने, पहले आधे घंटे में मैथ्स निपटाया, फिर बाद में लगा तो रीजनिंग वगैरह निपटा के आधे घंटे में, कंप्यूटर निपटा के वापस से 1-1.5 घंटे में फिर वापस आ गए, ठीक है। 1.5 घंटे के बाद में जब रिटर्न मारना है तो अब डिसाइड करना पड़ेगा कि कहां पे जाना है। रीजनिंग में लग रहा है जाना है जिसको, तो वो रीजनिंग में चला जाएगा, जिसको मैथ्स में लग रहा है जाना है तो वो मैथ्स में चला जाएगा और वहां से अटेम्प्ट करेगा। तो इस तरीके से तुम्हें 2-3 राउंड को करना पड़ेगा कि फिर लास्ट में हमने और 15 मिनट में फिर से मैथ्स कर लिया, और फिर लास्ट में अगर 10-15 मिनट बच रहा है तो फिर हमने डिसाइड किया कि दोबारा से अभी मैथ्स करना है या रीजनिंग या इंग्लिश में से कुछ देखना है। इंग्लिश और कंप्यूटर तो एक साथ खत्म हो जाएगा, वो तो 5 से 10 मिनट में मान के चलता हूँ, इसलिए मैं कंप्यूटर इंग्लिश को गिनता नहीं। मेरा मानना यह है कि 5 से 10 मिनट का है दोनों मिलाकर, इंग्लिश और कंप्यूटर दोनों मिलाकर मैक्स टू मैक्स 10 मिनट। अब वो 10 मिनट तुम कहीं पर भी दे दो, वो तुम्हारे ऊपर है। ऐसा मत बोलना कि कंप्यूटर देखा ही नहीं, ये बेवकूफी मत करना, ठीक है ना। ऐसा ये बेवकूफी नहीं होती कि पूरे 2 घंटे में तुम 5 मिनट नहीं निकाल पाए, नहीं, ऐसी बेवकूफी मत करना कि कंप्यूटर देखा ही नहीं, ये कब गलती नहीं करना, ठीक है ना। तो अगर ऐसी दिक्कत है तो 5 मिनट पहले ही कर लो, पेपर स्टार्ट होते समय में 5 मिनट में कर लो। आगे बात समझ में, पहले 80 नंबर खत्म कर लो कि हाँ ये हो गए, आगे बात समझ में। तो इसलिए राउंड 0 और राउंड 1 वहां पर क्या चलेगा, ऑनलाइन पेपर में कंबाइंड चलेगा। बस मेंटली प्रिपेयर रहो कि 1 मिनट से कम वाले क्वेश्चन करना है। रीजनिंग में भी पजल वाले क्वेश्चन अगर लग रहे हैं कि नहीं यार ये लेंदी जा सकता है, टाइम ज्यादा ले सकता है, तो उसको करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, बाद में करना है। हर एक क्वेश्चन को करने का एक टाइम है। पहले हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि नहीं हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, अब वो क्वेश्चंस करने हैं जो रैंक दिलाएंगे। सिलेक्शन हमारा हो चुका है, 1 घंटे में अपना सिलेक्शन तय करना है, अगले आधे घंटे में अपनी रैंक सिक्योर करनी है, और लास्ट के आधे घंटे में हमें टॉपर बनना है। आ गई बात समझ में। तो अपने आप को बस यही प्रिपेयर करो कि 1 घंटे में तो इतने कर लेना है कि सिलेक्शन तय हो जाए, अगले आधे घंटे में कॉलेज तय हो जाए, और अगले आधे घंटे में टॉपर बन जाए। आ गई बात समझ में। चलो, तो अब कल इसी तरीके से पेपर देना, और अब आने वाले जितने पेपर है इसी तरीके से करो, स्ट्रेटेजी फॉलो करो, जल्दबाजी मत करो। कई लोग जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, हड़बड़ी में। अब 1 घंटे का बोल दिया तो इतनी हड़बड़ी कर रहे हैं, हड़बड़ी सिर्फ अंदर चल रही है, सॉल्व उतने ही टाइम में होगा। ऐसा नहीं है कि जल्दी सॉल्व हो जाएगा कि तुम जल्दी जल्दी करने लग गए, वो सॉल्व तुम्हें लग रहा है जल्दी हो रहा है, तुम सॉल्व भी नहीं कर रहे हो, आधा सॉल्व करके तुमने टिक कर दिया, वो तो गलत ही होना था। सॉल्व किया का तुमने पूरा, सॉल्व तो उतने ही टाइम में होगा। तुमने क्या सोचा जल्दी जल्दी करना, आधा किया हाँ लगा दो, आधा किया हाँ लगा दो, ये आंसर नहीं आ रहा देखा हुआ से लग रहा है हाँ लगा दो, फिर बोल रहे हैं 15 गलत 20 गलत, अरे वो तो होने ही थे, तुमने सॉल्व कहां किए वो, तुम तो सीधे लगाते गए जल्दी जल्दी करना है जल्दी जल्दी करना है। अरे जल्दी करने का मतलब ये नहीं होता है कि कम सॉल्व करना है या आधा सॉल्व करना है। जल्दी करने का मतलब ये होता है कि वही क्वेश्चंस करना है जो उतने टाइम में सॉल्व हो जाए, करना कंप्लीट है सॉल्व, लेकिन सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है जो कम टाइम में हो जाए। जो ज्यादा टाइम में होने वाले क्वेश्चंस हैं उनको बाद में सॉल्व करना है, सॉल्व कंप्लीट करना है, और वो भी आराम से, दिमाग में जल्दबाजी नहीं रखनी है, टाइम को मैनेज करना है, लेकिन हड़बड़ाहट अंदर से नहीं होनी चाहिए, उसको पहले कूल डाउन करो। पेपर के लिए टाइम पर पहले बैठो, शुरू के 5 मिनट आंखें बंद करो, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो, जो जो हम गलतियां करते हैं उसको दोहराओ कि हाँ ये गलतियां होती है हमसे, इसको नहीं करना है। फॉर्मूले हम दोहराते हैं दोबारा से उसको करने के लिए, और गलतियों को दोहराते हैं दोबारा से ना करने के लिए। तो शुरू में आकर 5 से 10 मिनट अपने आप को रिलैक्स करो, आंखें बंद करके सारी अपनी चीजों को दोहराओ, और उनको पेपर में याद करके उसको सॉल्व करो। ये हैबिट हमें डालनी पड़ेगी, तभी एक उसी दिन नहीं हो पाएगा सब कुछ, आज ही से उसकी हैबिट डालनी पड़ेगी। आगे बात समझ में। अभी कितना टाइम हो रहा है, 9:30 हो रहा है, तो 15 मिनट के ब्रेक में प्रेजेंट हो जाओ, ठीक है। चलो, थैंक यू।